महाराष्ट्र की सियासत में आज भी बड़ी हलचल है। 3 मीटिंग्स पर पूरे देश की नजर है। सबसे पहले मीटिंग कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की है। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग है और 12:30 बजे उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की मीटिंग होने वाली है। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ वो 51 साल में नहीं हुआ और देश में जो होने वाला है वो 1984 के बाद कभी नहीं हुआ। कोई सोच सकता था कि महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बन जाएगी जिसके पास 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होगा, जबकि बीजेपी सिर्फ 105 विधायक जीत कर आई थी। यानी बीजेपी ने करीब करीब 100 विधायक एक्स्ट्रा जुटा लिए हैं। अब इसके बाद बीजेपी 2024 में इतने नंबर लाना चाहती है जो अब तक इम्पॉसिबल लगता है। पहले 300 प्लस और फिर 325 प्लस और उसके बाद 350 प्लस। बीजेपी ने अपना टारगेट 3 बार रिवाइज कर लिया है। 24 में बीजेपी के पास भी 15-16 पार्टियां होंगी। महाराष्ट्र से जो तूफान उठा है वो पटना, लखनऊ, बेंगलोर तक पहुंचने वाला है। तूफानी बैटिंग शुरू हो चुकी है। मुंबई में मैन ऑफ द मैच अजित पवार हैं। पटना में कौन होगा, लखनऊ में कौन होगा, बीजेपी के वॉर रूम में जो प्लान बन रहा है उसकी डिटेल आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। क्या मोदी के एक मूव ने विरोधियों को चेक एंड मेट कर दिया? प्रधानमंत्री की एक ही चाल से शह और मात। पिछले 24 घंटे में हुआ ये कि राहुल गांधी अकेले रह गए, शरद पवार की पार्टी टूट गई, पावर के लिए पवार का परिवार बिखर गया, अखिलेश यादव नया अलायंस पार्टनर ढूंढने निकल पड़े, जयंत चौधरी यूसीसी के बहाने बीजेपी के करीब चले गए, राहुल के रुख से केजरीवाल खफा हैं, नीतीश कुमार को घर बचाना पड़ रहा है, बिहार में एक एक विधायक की खोज हो रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से लड़ाई छेड़ रखी है। राहुल गांधी के साथ अब 2 ही नेता मजबूती से खड़े हैं, लालू प्रसाद यादव और एमके स्टालिन। यूपीए का यू यूनाइटेड नहीं रहा, वो डिवाइडेड हो गया है। टूट और फूट यही यूपीए की कहानी है। शरद पवार बीजेपी से बाद में लड़ेंगे, अभी तो उनको कांग्रेस से लड़ना पड़ रहा है। महाविकास अघाड़ी को लीड करने और महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हथियाने के लिए कांग्रेस के नाना पटोले ने दावा ठोक दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नाना पटोले ने हाईकमान से फोन पर बात करने के बाद पवार पर धावा बोला है। लालू यादव यूपीए के नए शरद पवार बन गए हैं। वो फिट होकर निकले हैं, लेकिन उनके साथी लगातार हिट विकेट हो रहे हैं। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। 2024 की बाजी नरेंद्र मोदी के लिए जितनी आसान हुई, विरोधियों के लिए उतनी ही मुश्किल हो गई। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में मोदी की पार्टी को जो लॉन्च पैड दिया है, उसमें मोदी की सीटें कम से कम 300 के पार पहुंच रही हैं और विरोधी यहां से बहुत अच्छा कर गए तो भी ज्यादा से ज्यादा 100 सीटों तक पहुंच पाएंगे। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों पर मोदी के खिलाफ 1-on-1 मुकाबले का सपना देख रहे विरोधियों के खेमे में एक नया खेमा बन रहा है। नए खेमे में अखिलेश यादव हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं और तेलंगाना के सीएम केसीआर हो सकते हैं। यानी राहुल के खेमे से यूपी निकल गया, दिल्ली पंजाब चला गया, तेलंगाना चला गया। केसीआर के साथ राहुल गांधी की अदावत है। अखिलेश को यह बात मालूम है, इसके बावजूद वो केसीआर से मिलने चले गए।
लेकिन जितने भी दल हैं, हम सब दल मिलकर के कोशिश यही कर रहे हैं कि बीजेपी देश से हटे। बीजेपी का हटना देश के हित में, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। देखिए, वो तो सब लोग आएंगे, बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है। और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं, उन्हें कम से कम उन दलों को साथ लाना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। अखिलेश और केसीआर के बीच दोस्ताना की बातें तब हुई जबकि राहुल गांधी ने खम्मम रैली में यह साफ कर दिया कि जहां पर केसीआर की पार्टी रहेगी वहां कांग्रेस नहीं रहेगी। अब तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की बी टीम के बीच में लड़ाई है, और जैसे हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया, वैसे ही हम यहां तेलंगाना में बीजेपी की बी टीम को हराने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष की मीटिंग हुई, दिल्ली में विपक्ष की मीटिंग हुई, और विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मीटिंग में टीआरएस को बुलाना है। हमने विपक्ष को साफ कह दिया कि अगर टीआरएस इस मीटिंग में आएगी तो कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आएगी। हमने कहा कि टीआरएस बीजेपी की बी टीम है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, हम उसको तेलंगाना से हटाएंगे। बीजेपी की बी टीम से हम समझौता कभी नहीं कर सकते। सोचिए, कांग्रेस और राहुल गांधी की स्थिति ये हो गई है कि यूपी में राजनीति करने वाले अखिलेश यादव तेलंगाना के सीएम केसीआर के साथ जाने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ जाने को तैयार नहीं। इसके बावजूद अखिलेश यादव एंटी मोदी मोर्चा की मीटिंग में इनवाइट किए जाते हैं। जो विपक्षी एकता बनी है उससे समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद संतुष्ट नहीं हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक मायावती जी, जयंत जी और राजभर जी को साथ नहीं लिया जाएगा तो विपक्षी एकता का यूपी में कोई मतलब नहीं है, ये लोगों का कहना है। ऐसी स्थिति में हमसे कई विधायक संपर्क में हैं खुद के। उन लोगों का कहना है कि सरकार में अगर हम लोगों को मौका मिले तो हम लोग साथ छोड़ देंगे, उधर चलेंगे। कुछ लोग हैं कि हमको अगर टिकट मिल जाए लोकसभा का तो हम लोग साथ छोड़ के चलेंगे। कई लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं दिल्ली। जब हम उनसे कहते हैं कि अगर मायावती जी और जयंत जी हम लोग अगर इसमें आ जाएं, कहने तब तो हम लोग रुक जाएंगे। नए सियासी घटनाक्रम के बाद मोदी विरोधियों की मीटिंग की डेट आगे खिसक रही है। 12 जुलाई के बाद 13-14 जुलाई की डेट आई है और अब 17-18 तारीख की नई डेट आई है, लेकिन मीटिंग में आएगा कौन इसकी गारंटी नहीं है। बेंगलोर का टिकट कटाने से पहले ही यूपीए के आधे नेता साफ हो गए। यूसीसी का क्या स्वरूप है ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम, तो चर्चा भी करना। जहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती, तो दूसरा विषय। 24 से पहले राष्ट्रीय स्तर पर क्या तस्वीर बन रही है, ये आपको दिखाते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से। द महाराष्ट्र फाइट 23 written by other than Sharad Pawar, produced by other than Sharad Pawar, directed by other than Sharad Pawar। महाराष्ट्र में ऐसा होता नहीं है, पिछले 41 साल में कभी ऐसा हुआ भी नहीं। मराठा पॉलिटिक्स को शरद पवार ने जैसे चाहा वैसे घुमाया, जिसे चाहा उसे गद्दी पर बिठाया और जिस पर पवार ने नजरें टेढ़ी की उसे गद्दी से उतरना पड़ा। वही शरद पवार आज अलग थलग पड़े हुए हैं। वो हमारे गुरु है और आज गुरु पूर्णिमा है। बोला साहेब आमचे गुरु आहे आणि आज गुरु पौर्णिमा आहे
आम्ही त्यांचे ह्या आमच्या सगळ्या कामाला आशीर्वाद मागतो। भतीजे अजित पवार ने ऐसा चरखी दांव लगाया कि चाचा पवार चारों खाने चित हो गए। भतीजे ने पहले सरकार बनाई, फिर चाचा से पार्टी छीन ली। ये एमएलए की स्टैंग अभी यहाँ एमएलए है, मगर ये उनका डिसीजन है। हमने स्टैंग दिखाने के लिए यहाँ किसी को बुलाया नहीं। 8-10 दिन के बाद लोग जब सोचेंगे तब उन्हें भी पक्की स्थिति क्या है इसका अंदाज़ा आएगा। और दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ कभी कम हो जाती है, कभी चुने हुए साथी छोड़ जाते हैं। ये बात शायद आप लोगों को नहीं होगी, और मुझे खास एक्सपीरियंस ऐसे चीज़ों के बारे में 2-3 बार हुआ है। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीनियर पवार उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां से लड़ना और जीतना उनके लिए नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास साथी ही नहीं बचे। अजित पवार अपने साथ पवार का मराठा वोट बैंक ले गए। पुणे के ताकतवर मराठा नेता दिलीप वलसे पाटिल भी अजित पवार के साथ हैं। हसन मुशर्रफ पवार का मुस्लिम वोट बैंक उड़ा ले गए। छगन भुजबल ने ओबीसी वोट बैंक छीन लिया। धर्मराव अतराम विदर्भ का आदिवासी वोट ले गए और संजय बंसोड़े लातूर के दलित वोट को पवार से तोड़कर ले गए। प्रफुल्ल पटेल पवार के लिए फाइनेंस जुटाते थे। उन्हें पवार का राइट आर्म मैन कहा जाता था। प्रफुल्ल पटेल अब अजित पवार के दाहिनी ओर बैठते हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में एनसीपी को 15.7% वोट मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 16.7% वोट मिले थे। 2023 के लेटेस्ट सर्वे में एनसीपी का वोट शेयर 15.3% आया। यानी मानना पड़ेगा कि पवार के पास कम से कम 15% वोट था। अजित पवार सब अपने साथ ले गए। शरद पवार ने पार्टी पर होल्ड बनाने की कोशिश नहीं छोड़ी है। बेटी सुप्रिया सुले की चिट्ठी पर शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया। पवार का ट्वीट शाम 4:50 पर आया और ठीक 10 मिनट बाद अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल कैमरे के सामने आ गए। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल को पार्टी से निकाला था। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के वफादार जयंत पाटिल को निकाल दिया और उनकी जगह सुनील तटकरे को प्रदेश एनसीपी का अध्यक्ष बना दिया। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहाँ पर आप सभी के सामने देने वाला हूँ। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसकी पटकथा किसने लिखी इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन कुछ बातें निर्विवाद हैं। महाविकास अघाड़ी अब भूतकाल की बात हो गई। अजित पवार ने फडणवीस और शिंदे के साथ महायुति बना ली। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अब खुला मैदान है। मराठा वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। शिवसेना और एनसीपी के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस में फूट की संभावना है। देखिए, अभी तो कांग्रेस की भी कई विधायक आने की तैयारी में है। यानी कि सबको ऐसा लग रहा है कि अभी काम वाले लोगों के साथ जाना चाहिए। हमने कोई न्योता नहीं दिया था। ये तो एनसीपी के विधायकों की इच्छा थी, उनके नेताओं की भी इच्छा थी कि हम काम करने वाली जनता के साथ चले, और डबल इंजन के साथ वो जुड़ चुके हैं। अभी हमें खबरें आ रही है कि कांग्रेस के कम से कम 17 विधायक तैयारी में है, जो उनका गुट आने की तैयारी में है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में वही चमत्कार होने जाए। सुप्रिया सुले और आदित्य ठाकरे अब तक परिवार के नाम पर लोकसभा और विधानसभा तक पहुंच जाते थे। उनके लिए समस्या है, अब अपनी सीट बचानी भी मुश्किल है। जहां जहां
बीजेपी पार्टी तोड़ सकती है, तोड़ने की कोशिश करेगी। 2024 तक बाद में देखा जाएगा। सर अब ये भी बात चर्चा उठ पड़ी है कि बिहार अगला नंबर बिहार में हो सकता है ऐसा। जहाँ भी हो, ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पावर्स, उसका गेम चल रहा है। सर एक सवाल ये भी है, आज शरद पवार साहब सड़कों पर निकले हैं, जनता उनके साथ। देखिए, वो हमेशा जनता में रहने वाले नेता है। सबसे बड़ी घटना तो पटना वालों के साथ हो गई। पटना से मुंबई तक मूड बदल गया। 23 जून को राहुल गांधी नसीहत दे रहे थे कि कुछ हिसाब किताब कर लीजिए। अब खुद राहुल गांधी को नए सिरे से हिसाब करने की जरूरत है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब भी कांग्रेस के साथ अलायंस में हैं। बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी होने के नाते उद्धव शिवसेना के फेस हैं, शरद पवार भी एनसीपी के फेस हैं, लेकिन इन दोनों के साथ पार्टी कैडर नहीं बचा। शिवसेना का कैडर एकनाथ शिंदे ले गए और अजित पवार, चाचा शरद पवार की पूरी पार्टी ही अपने साथ ले गए। चुनाव अकेले नेता नहीं जीतते। चुनाव के लिए कैडर चाहिए, संगठन चाहिए, संसाधन चाहिए। चुनाव में पैसा लगता है। ये सारी चीजें उनके पास हैं जिन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया है। कर्नाटक के अलावा 2 ही राज्य ऐसे हैं जो 2024 के लिए राहुल गांधी की उम्मीद बढ़ा रहे थे। उनमें से एक है महाराष्ट्र और दूसरा बिहार। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस गठबंधन में है। महाराष्ट्र में शिराजा बिखर गया, अब बिहार की बारी है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। 40 सीटों वाले बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी अलायंस पार्टनर आरजेडी मुश्किल में आ गई है। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ फ्रेश चार्जशीट दाखिल हो गई है। लैंड फॉर जॉब के एक अलग जोन में लालू और राबड़ी के खिलाफ पहले से ही चार्जशीट दाखिल है, जिसमें वो जमानत पर हैं। फ्रेश चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। चुनावी साल में नई चार्जशीट आरजेडी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर तेजस्वी अरेस्ट हो गए तो आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करने वाला भी कोई नहीं होगा। कि हमारा देश टूट रहा है, देश बिखर रहा है, लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में हम लोग के जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और बिहार में आए थे, हम लोगों ने बुलाया था कि सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को एकदम बिल्कुल नास्ताबूद करके एकदम निकाल के बाहर करना चाहिए। राम और रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया। नरेंद्र मोदी की पार्टी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में 100% का स्ट्राइक रेट मेंटेन करती है। महाराष्ट्र और बिहार में वो 50 से 60% से 100% की ओर बढ़ रही है। दक्षिण में बीजेपी के लिए 100% संभव नहीं, इसलिए वहां इसकी कोशिश भी नहीं हो रही। राहुल गांधी की पार्टी समझ नहीं पा रही कि कहां कोशिश करें, किस अलायंस पर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।